Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of who cannot sue and who cannot be sued under law of torts. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कौन लोग सू नहीं कर सकते और किन लोगों को सू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी सिविलाइज स्टेट में रहने वाले हर बंदे को उसके कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पर उस बंदे की ड्यूटी बताई है, साथ ही उसके कुछ राइट्स भी बताए हैं। और अगर उसके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट हो जाती है तो इस इन्फ्रिंजमेंट के बाद उस बंदे को मज़ीद कुछ राइट्स दिए जाते हैं। अब वो कौन से राइट हैं? यानी कि अगर कोई बंदा आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है तो आपको फर्दर ये राइट मिला है कि आप उस बंदे को सू करो जिसने आपके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट की है, जिसने आपके राइट्स की वायलेशन की है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर कुछ ऐसे बंदे हैं जो सू तो कर सकते हैं लेकिन उनको सू नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो खुद सू नहीं कर सकते लेकिन उनको सू किया जा सकते हैं। यानी दो तरह के लोग हैं, एक वो जो किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ केस फाइल नहीं किया जा सकता। इसी तरह दूसरे वो लोग जो किसी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते लेकिन उनके खिलाफ कोई भी बंदा केस फाइल कर सकता है। सो जनरल रूल क्या है हमारे पास कि वो बंदा जो सफ़र करता है, जिसके खिलाफ टॉर्ट कमिट हुआ है, वो उस बंदे को सू कर सकता है जिसने उसके खिलाफ टॉर्ट कमिट किया था। यानी जिसको इंजरी हुई है वो दूसरे बंदे के खिलाफ जिसने उसे इंजरी कॉज की है वो केस जनरल प्रिंसिपल बेस करता है इक्वालिटी ऑफ लॉ पे। तमाम लोगों को मसावी हकूक दिए गए हैं और ये इक्वालिटी ऑफ लॉ की जो इक्वल प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स के अंदर वो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में दी गई है कि तमाम लोगों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली एक्सेप्शन है हमारे पास वो तमाम लोग जो सू नहीं कर सकते, वो तमाम बंदे जो केस फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहली एक्सेप्शन आती है हमारे पास एलियन एनिमी। यानी कि एलियन एनिमी कौन है? वो बंदा जो किसी एलियन कंट्री का नेशनल है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास ऐसी नेशनैलिटी है उस कंट्री की जो किसी दूसरी स्टेट के साथ वॉर की कंडीशन में, यानी उस दूसरी स्टेट के साथ वो जंग के सिचुएशन चल रही है, तो वो बंदा क्या होगा? वो एलियन एनिमी कंसिडर किया जाएगा। और एलियन एनिमी वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रिजाइड कर रहा है वो तब केस फाइल कर सकता है जब उसे फेडरल गवर्नमेंट से इस चीज़ की परमिशन मिलती है अंडर सेक्शन 83 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी के सेक्शन 83 के अकॉर्डिंग फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद कोई भी एलियन एनिमी वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका ये मतलब है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का सिटीज़न है वो अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान के अंदर केस फाइल नहीं कर सकता। वो इंडियन सिटीज़न पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? वो एलियन एनिमी हुआ। सेकंड एक्सेप्शन है हमारे पास चाइल्ड की, इन्फेंट की, जो छोटा बच्चा है। चाइल्ड कैन नॉट सू फॉर इंजरी कॉज्ड इन मदर्स वूम। मदर्स वूम के अंदर चाइल्ड को जो इंजरी कॉज होती है उसके लिए वो इन्फेंट, वो चाइल्ड वो सू नहीं कर सकता, वो केस फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पर हमारे पास एक रेलिवेंट केस लॉ है 1890 का, जिसमें एक प्रेग्नेंट वोमेन वो रेलवे में सफ़र कर रही थी। दैट मीन्स द चाइल्ड वॉज इन द वूम ऑफ हिज मदर। ही वॉज इंजर्ड इन दैट रेलवे एक्सीडेंट एंड द चाइल्ड व्हेन बॉर्न he was found to be deformed, he was found to be distorted. Now that infant claimed the damages from the railway company, लेकिन इस केस में ये कहा गया था that the infant child cannot maintain an action for the railway accident because at that moment he was in the womb of his mother and the person who is in the mother's womb cannot maintain an action, cannot sue for an injury caused to him.
नेक्स्ट एक्सेप्शन आती है हमारे पास कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड पर्सन क्या है? एनी पर्सन अगेंस्ट होम द जजमेंट ऑफ डेथ और पेनल्टी हैज बीन प्रोनाउंस्ड ऑन एनी चार्ज ऑफ ट्रीजन और फेलोनी। कोई ऐसा बंदा जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उस ऑफेंस के कमिट होने के बाद अब उस बंदे के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस हो चुकी है, उस बंदे को सजा का फैसला सुना दिया गया है, अब वो कन्विक्टेड पर्सन किसी दूसरे के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। ये थी हमारे पास थर्ड एक्सेप्शन। उसके बाद आती है फोर्थ एक्सेप्शन, हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें यह कहा गया है दैट मैरिड वुमेन कैन नॉट सू फॉर एनी टॉर्ट कमिटेड बाय द थर्ड पर्सन अनलेस हर हस्बैंड जॉइन्स हर एज अ प्लेंटिफ। कि एक शादीशुदा औरत वो किसी तीसरे बंदे के खिलाफ किसी भी टॉर्ट्स के लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसका हस्बैंड उसके इस काम में ज्वाइन करता है, यानी वो हस्बैंड और वाइफ दोनों एज प्लेंटिफ कोर्ट में आते हैं। लेकिन with the change in law by the Law Reform Act 1962, now husband and wife both can sue each other। अब वो एक दूसरे को सू कर सकते हैं इस एक्ट के आने के बाद। अब पाकिस्तान में क्या पोजीशन है? पाकिस्तान में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सू कर सकते हैं बिकॉज द हस्बैंड एंड वाइफ आर कंसिडर्ड सेपरेट पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या आती है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट कौन है? कोई ऐसा बंदा जो दिवालिया हो चुका है, पागल हो चुका है। सो द बैंकरप्ट इज अंडर अ डिसेबिलिटी टू सू फॉर द रॉन्ग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज बैंकरप्सी ऑल हिज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ट्रस्टी। वो बंदा जो पागल हो चुका है अब वो सू नहीं कर सकता फॉर हिज प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए सू क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट को ट्रांसफर हो चुकी है एंड नाउ दैट ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग्स कमिटेड टू दैट प्रॉपर्टी। अब उस बंदे का अपनी प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, अब वो ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सू कर सकता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन आती है हमारे पास यूनिकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। यूनिकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो एक सेपरेट एसोसिएशन है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने नाम पर सू नहीं कर सकती बिकॉज अगर कोई इंजरी कॉज होती है तो वो पर्सनली उस एसोसिएशन को नहीं होती बल्कि उसके अंदर रहने वाले जितने भी बंदे हैं वो उस पूरी कंपनी को वो इंजरी कॉज हो रही होती है। सो वो तमाम कंपनीज जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या वो तमाम फर्म्स जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो सू नहीं कर सकती। ये थी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस जिनमें हमने डिस्कस किया कि कौन सी बंदे जो हैं वो सू नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपनी वीडियो के पार्ट बी की तरफ जिसमें हमने कहा कि वो कौन से बंदे हैं जिनको सू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं फॉरेन सॉवरेन्स, गैर मुल्की खुद मुख्तार, उनको सू नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट फॉरेन सॉवरेन्स कैन नॉट डू एनी रॉन्ग। सेकंड आते हैं एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स। एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स को किसी ऐसी कंट्री में सू नहीं किया जा सकता जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है। ये इम्यूनिटी उनको कहाँ से मिली है? इंटरनेशनल लॉ के अंडर ये इम्यूनिटी, ये प्रिविलेज इन एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को दी गई है। थर्ड आते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स। पब्लिक ऑफिशियल्स को सू नहीं किया जा सकता फॉर एनी टॉर्ट कमिटेड बाय देम और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उनको आप किसी टॉर्ट्स के लिए सू नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉरपोरेशन। वो तमाम कॉरपोरेशंस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 दे कैन नॉट बी सूड फॉर एनी टॉर्ट रिक्वायरिंग फिजिकल टॉर्ट लाइक असॉल्ट। इस चीज़ के लिए उन्हें सू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राउन। किंग या उसके किसी भी सर्वेंट को किसी भी टॉर्ट के लिए सू नहीं किया जा सकते। ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं लॉ के अंडर। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन द टॉपिक हु कैन नॉट सू एंड हु कैन नॉट बी सूड की।
सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।